बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है और ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी अर्थात प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी से हैं और आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री ले रखी है तो ये क्लास आपके लिए ही है। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर चुके हैं और ये आज हमारी 5वीं क्लास है। अभी इस क्लास में हम कर रहे हैं यूनिट 1 और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये क्लासेस हम यूनिट वाइज कर रहे हैं जिनमें हम यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन या आप ये कह सकते हैं थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू, कुछ इस क्रम में, कुछ इस सीरीज में हम इन क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपके यूनिट 1 के सिलेबस में ये वाले टॉपिक हैं और यूनिट 1 के इस सिलेबस को थोड़ा आसान करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर 4 मेन पॉइंट निकल के आते हैं। इसमें आपको पढ़ना होगा व्हाट इज हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है, ये मैं आपको करा चुका हूँ। इसी के अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। और आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें से कुछ हिस्सा हम क्लास नंबर 4 में कर चुके हैं और इसके साथ साथ इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, इसको हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। और ये प्रागैतिहासिक काल वाला जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैं आपको एमसीक्यू में भी अच्छी प्रकार से समझा चुका हूं और यदि यहाँ से क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन आता है ताम्रपाषाण युग से, ताम्रपाषाण संस्कृति से, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हम बहुत अच्छी तरह से सभी चीजों को और बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, वो स्टूडेंट्स जिनकी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेने वाली हैं तो उनके अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी करा दिए हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं जरूर देख लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव अर्थात लिखित होगा उनके लिए भी क्लासेस हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो बाकी सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स चैनल पे जाना है, फिर आपको जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में और प्लेलिस्ट में आपको नाम मिलेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206। यहाँ पर आपको क्रमानुसार क्लासेस मिल जाएंगी, कहने का मतलब सीरियल वाइज क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने हिसाब से क्लासेस को देख सकते हैं। किस क्लास में अंदर क्या पढ़ाया हुआ है ये थंबनेल पर ही अच्छी प्रकार से डिस्क्राइब है, बाहर ही आपको पता चल जाएगा। तो यूनिट 1 में आज जो हम समझने वाले हैं वहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एक बार ये देख लीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज, या आपसे पूछ सकता है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के विदेशी यात्रियों के विवरण, अकाउंट्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो इससे पिछली वाली क्लासेस में हम पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो कर चुके हैं। अब आज की इस क्लास में हम इससे आगे साहित्यिक स्रोतों को यानी लिटरेरी सोर्सेज को, उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण यानी अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, और फिर उसके बाद इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, इन सभी चीजों को समझने वाले हैं। मेरा मकसद आपको क्वेश्चन दिखाने का ये है कि एट द एंड आपको परीक्षा में क्वेश्चन ही तो सोल्व करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन क्या आता है। मैं आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, जिससे कि ऐसा ना हो हम बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजें पढ़ लें, अर्थात वो चीजें पढ़ लें जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, और ऐसा भी ना हो कि कुछ चीजें हमारी छूट जाएं। और इस यूनिट 1 से ये लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। अब क्वेश्चन केवल इतना भी आया हुआ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि प्राचीन भारतीय स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोतों यानी लिटरेरी सोर्सेज का वर्णन कीजिए, या आपसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के विदेशी यात्रियों के विवरण के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की यानी लिटरेरी सोर्सेस की। तो सबसे पहले जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेस। तो यहाँ पर शब्द देखिए साहित्य, और साहित्य सुनते ही हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कोई बुक यानी कोई किताब, कोई रचना, कोई लिटरेचर। तो मेरे कहने का मतलब साहित्यिक स्रोतों का सीधा मतलब है लिखी हुई किताबें या लिखे हुए दस्तावेज, जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास, वहां के लोगों के जीवन और उनके समाज, धर्म और शासन के बारे में जानकारी मिलती है। द मीनिंग ऑफ लिटरेरी सोर्सेज इज रिटन बुक्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडिया, इट्स पीपल, देयर लाइफ, सोसाइटी, रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्राचीन भारत के लोग, चाहे वे कवि हों, लेखक हों, राजा हों, ऋषि हों या साधारण लेखक हों, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, चाहे कहानियां, चाहे धार्मिक ग्रंथ लिखे, कविताएं, नाटक या जीवनी, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, आज वही सब हमारे लिए साहित्यिक स्रोत बन गए हैं। प्राचीन भारत के लोग
वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई कवि रहे हों, कोई लेखक रहे हों, किसी राजा के दरबारी कवि हों, कोई ऋषि हों या कोई साधारण लेखक भी हों, उस समय उन्होंने जो कुछ भी लिखा वही सब चीजें आज हमारे लिए क्या बन चुकी हैं, लिटरेरी सोर्सेज बन चुके हैं, साहित्यिक स्रोत बन चुके हैं। साहित्यिक स्रोत वे लिखित प्रमाण होते हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया, वेदर दे वर पोएट्स, राइटर्स, किंग्स, सेज or ordinary authors, they wrote many things like stories, religious text, poem, plays, biographies, and today all these have become our literary sources. And literary sources are those written evidences from which we learn about history. तो ये तो बात रही कुल मिला के साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे साहित्य स्रोतों के प्रकार क्या क्या होते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं ये तो हमने जान लिया कि साहित्यिक स्रोत वो लिखी हुई किताबें हैं, वो लिखे हुए दस्तावेज हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। आइए अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। तो साहित्यिक स्रोतों के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, जहां पहला टाइप है धार्मिक साहित्य। इसके नाम से ही पता चल रहा है, धार्मिक साहित्य यानी जो किसी धर्म से जुड़े हुए हों। इसके बाद आता है लौकिक साहित्य, या लौकिक साहित्य को कहते हैं गैर धार्मिक साहित्य, जो धार्मिक साहित्य ना हो, या धर्मेतर साहित्य, वे साहित्य जो धर्म से अलग हों। और साहित्यिक स्रोतों का तीसरा प्रकार है विदेशी यात्रियों का विवरण, अर्थात वे विदेशी यात्री जो भारत आए और उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत का वर्णन किया। तो लिटरेरी सोर्सेज 3 तरह के होते हैं, रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर या नॉन रिलीजियस लिटरेचर, या डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। सबसे पहले इनमें बात करते हैं धार्मिक साहित्य की, यानी रिलीजियस लिटरेचर की। धार्मिक साहित्य वो ग्रंथ हैं जो किसी धर्म से जुड़े हैं। दीज आर टेक्स्ट रिलेटेड टू अ रिलीजन, और इनसे हमें उस समय के लोगों की आस्था, उनकी पूजा पद्धति और धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। इनसे हमें क्या पता चलता है कि उन लोगों का फेथ क्या था, यानी उनकी आस्था किस चीज में थी, और इसके अलावा उनकी पूजा की पद्धति यानी उनकी वर्शिप प्रैक्टिस किस प्रकार की थी, और उनका धार्मिक विश्वास क्या था, उनके रिलीजियस बिलीफ्स क्या क्या थे, वो किसको मानते थे। इन सब चीजों का हमें इससे पता चलता है। और इसमें मुख्य रूप से 3 धर्मों के ग्रंथ शामिल हैं। धार्मिक साहित्य में भी 3 धर्मों के ग्रंथ शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले है ब्राह्मण साहित्य, इसको हम वैदिक साहित्य भी कहते हैं। दूसरे हैं बौद्ध साहित्य और तीसरे हैं जैन साहित्य। मेनली दीज इंक्लूड टेक्स्ट ऑफ 3 रिलीजन्स, वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर। तो हमने जाना कि धार्मिक साहित्य वो ग्रंथ हैं जो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, और इनमें मुख्य रूप से 3 धर्मों से संबंधित ग्रंथ हैं जो हमें भारत के इतिहास की जानकारी देते हैं, और वो हैं ब्राह्मण साहित्य, इनको हम वैदिक साहित्य भी कहते हैं। इसके अलावा बौद्ध और जैन साहित्य। पहले एक एक 2-2 लाइन में इनका परिचय देख लेते हैं, फिर एक एक की विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला है लौकिक साहित्य, या जिसे हम गैर धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये वे रचनाएं हैं जिनका धर्म से सीधा संबंध नहीं है। लौकिक साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य वो रचनाएं होती हैं, वो ग्रंथ होते हैं, वो किताबें होती हैं जिनका धर्म से सीधा संबंध नहीं है, और ये पुस्तकें या ये ग्रंथ राजनीति, विज्ञान, व्याकरण, कला और सामान्य जीवन के ऊपर आधारित होती हैं। दीज आर राइटिंग्स दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रिलीजन। दीज बुक्स और टेक्स्ट आर बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, साइंस, ग्रामर, आर्ट एंड एवरीडे लाइफ। और इन गैर धार्मिक साहित्यों से राजाओं के शासन, उनकी अर्थव्यवस्था, समाज की बनावट आदि की जानकारी मिलती है। फ्रॉम दैम वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ किंग्स, द इकोनॉमी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। और तीसरा प्रकार है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो हुआ ये था कि समय समय पर जो विदेशी यात्री जैसे चीन से, यूनान से, ये लोग भारत आए और उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे अपनी यात्रा वृतांतों में, यानी अपने ट्रैवल स्टोरीज में और बुक्स में लिख दिया। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक बाहरी व्यक्ति की नजर से, एक बाहर के व्यक्ति की नजर से भारत को समझाने की कोशिश करते हैं ये ग्रंथ। दीज हेल्प अस अंडरस्टैंड इंडिया फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तो हमने साहित्यिक स्रोतों के जो 3 मुख्य प्रकार हैं उनका ओवरव्यू देखा 2-2 लाइन में। अब इन तीनों की एक एक करके बहुत ही विस्तार से चर्चा करनी होगी। और जब आप पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य के अंदर आप ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को समझेंगे, तो ये टॉपिक सीधा रिलेट कर जाएगा इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली से। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, ये टॉपिक उससे भी रिलेट करेगा। अभी आप चीजों को बहुत अच्छी प्रकार से समझते रहिए। या जो कुछ भी आपको अपनी स्क्रीन पर लिखा दिख रहा है वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, आपको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, कुछ उस तरह से तैयार किया है। और बिल्कुल अच्छी प्रकार से हेडिंग डालकर, जिससे कि जब आप आंसर राइटिंग करें तो आपको ये भी पता हो कि हमें अपने उत्तर को
प्रभावी तरीके से लिखना कैसे है एग्जाम में। आइए अब एक एक करके इन सभी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले धार्मिक साहित्य की बात करेंगे, फिर उसके बाद लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य की बात करेंगे, और सबसे बाद में बात होगी विदेशी यात्रियों के विवरण की। तो अभी हमने जाना था कि धार्मिक साहित्य वो होते हैं जो किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं, और इसमें भी मुख्य रूप से ब्राह्मण साहित्य यानी वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य हैं। तो धार्मिक साहित्य में भी सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए ब्राह्मण साहित्य, या जिसे हम कह सकते हैं वैदिक साहित्य अर्थात वैदिक लिटरेचर। तो ये जो नाम है ब्राह्मण साहित्य, इसको हम वैदिक साहित्य भी कहते हैं, और ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ हैं। जो ये वैदिक काल के साहित्य हैं, ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंथ हैं, द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। और ये वो लिखित भंडार हैं जो हमें प्राचीन आर्यों के जीवन, धर्म, समाज और दर्शन यानी उनकी फिलोसफी के बारे में बताते हैं। वैदिक काल के जो लोग थे उनको आर्य कहते थे। तो वैदिक साहित्य वो लिखित भंडार है जो हमें बताता है प्राचीन आर्यों का जीवन कैसा था, यानी उनकी लाइफ कैसी थी, उनके धर्म यानी उनके रिलीजन के बारे में, उनके समाज यानी उनकी सोसाइटी, और दर्शन यानी उनकी फिलोसफी क्या थी, इस सब के बारे में बताते हैं। और ये वैदिक साहित्य कई हिस्सों में बटा हुआ है, और ये वैदिक साहित्य करीब 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच लिखे हुए माने गए हैं। और वैदिक साहित्य में आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि। वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत। आइए एक एक करके इन सभी के बारे में बहुत आसान तरीके से जानेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वेद की। वेद क्या होते हैं? तो वैदिक साहित्य में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो वेद हैं। यदि बात वैदिक साहित्य की होगी तो वैदिक काल का जितना भी लिटरेचर है, जितना भी साहित्य है, उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट हैं वो वेद हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। और वेदों को वैदिक साहित्य की नींव माना जाता है। जब मैं वैदिक साहित्य कह रहा हूं तो उसका मतलब ब्राह्मण साहित्य भी है। वेदों को वैदिक साहित्य की क्या माना जाता है? फाउंडेशन माना जाता है, नींव माना जाता है। अब देखिए, मैं आपको चीजों को अच्छी प्रकार से समझा के चल रहा हूं। जरूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश की भी हर एक लाइन पढ़ूं, बस आप पहले समझने के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्लास देख लीजिए। और इस वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज। द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज। तो कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है कि वेद का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। और ये वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, दे आर नॉट ओनली रिलीजियस टेक्स्ट, बल्कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्रोत भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स फॉर नोइंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आइए आगे बढ़ते हैं, और अभी इसी टॉपिक के अंदर आपको काफी कुछ समझना है। तो अब मैं आगे आपको इसमें समझाऊंगा कि वेद आए कहां से, इनका निर्माण किस तरह से हुआ, किसने इनको लिखा और किस प्रकार इनकी रचना हुई। तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और माना जाता है कि ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखे। इट इज बिलीव्ड दैट दे आर नॉट रिटन बाय एनी ह्यूमन बीइंग, बल्कि इन्हें ऋषियों ने गहरे ध्यान में सुना था। अब क्योंकि ऋषियों ने इन्हें गहरे ध्यान में सुना था, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है जो सुना गया हो, उसको श्रुति कहते हैं। वेदों को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, बल्कि ऋषियों ने इन्हें गहरे ध्यान में, जब वो डीप मेडिटेशन में थे, तब इनको सुना था। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड श्रुति, एंड श्रुति मीन्स दैट विच इज हियर्ड, जो सुना गया हो। कहने का मतलब वेदों को शुरू में किसी ने नहीं लिखा था, बल्कि इन्हें ऋषियों ने सुना और याद किया। इन द बिगिनिंग द वेदास वर नॉट रिटन डाउन, द सेज हियर्ड एंड मेमोराइज्ड देम। अब यदि आसान शब्दों में इस बात को समझने का प्रयास करें तो माना जाता है कि जब ऋषि गहरे ध्यान की अवस्था में यानी समाधि में होते थे, तो तब उन्हें दैवीय ज्ञान या दैवीय आवाजें सुनाई देती थी। When sages went into deep meditation, deep meditation को कहते हैं समाधि, they received divine knowledge और divine voices। और जब गहरे ध्यान में उनको ये दैवीय आवाजें सुनाई दी, और उन डिवाइन वॉइसेस से जो उनको जो नॉलेज मिली, उसी ज्ञान को, अर्थात उन्होंने इस ज्ञान को लोगों तक मौखिक रूप से यानी ओरली, मुंह से बोलकर लोगों तक पहुंचाया। जब ऋषि गहरे ध्यान की अवस्था में होते थे तो उनको दैवीय ज्ञान मिला, उनको साक्षात देवताओं की आवाजें सुनाई दी, और उनके द्वारा जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को उन्होंने मौखिक रूप से यानी मुंह से बोलकर अन्य लोगों तक पहुंचाया। अर्थात गुरु बोलते थे और शिष्य उसे याद करते थे। द गुरु स्पोक एंड द डिसिपल्स मेमोराइज्ड इट। और फिर उसके बाद कई हजार सालों तक वेद सिर्फ मौखिक परंपरा में रहे, यानी इनको लिखा नहीं गया, ये बस मौखिक परंपरा में रहे। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती रहती थी, या कह सकते हैं कि गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे, फिर वो इनको याद रख लेते थे, और फिर वो आगे जब वो गुरु बनते थे, उनके शिष्य होते थे, फिर वो उनको इस ज्ञान को सुनाते थे। तो इस तरह लोग उन्हें याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सुनाते रहे। और फिर बहुत बाद में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर
600 ईस्वी पूर्व के बीच जब लिपियों का विकास हुआ, जब स्क्रिप्ट बन गई, जैसे प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, और जैसे हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, इसका विकास तो खैर बहुत बाद में जाके हुआ देवनागरी का। तो कहने का मतलब जब लिपियों का विकास हो गया तो तब जाकर के इन्हें लिखा गया, और पहले ये संभवतः ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखे गए। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजें इसके बारे में समझते हैं। वेदों का कोई एक लेखक नहीं है। द वेदास डू नॉट हैव अ सिंगल ऑथर। इन्हें कई ऋषियों ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा, इसलिए वेदों के मंत्रों में अलग अलग ऋषियों के नाम मिलते हैं। जैसे ऋषि वशिष्ठ का नाम मिलता है, ऋषि विश्वामित्र का, ऋषि अत्रि का, ऋषि भारद्वाज का, और इनके अलावा भी और कई ऋषियों के नाम मिलते हैं। और इन सभी को मिलाकर कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। इस अपौरुषेय का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अर्थात मनुष्य द्वारा नहीं रचे गए बल्कि दैवीय ज्ञान के रूप में प्रकट हुए। द मीनिंग ऑफ अपौरुषेय, नॉट क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन बट रिवील्ड एज डिवाइन नॉलेज। तो मैंने आपको समझाया, जो वेद हैं वो देवताओं की वाणी है, उनको ऋषियों ने गहरे ध्यान में सुना और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलते रहे। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में इनको लिखने का कार्य शुरू हुआ, जब हो गया था लिपियों का विकास, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट जब हो गया था। और अब हम वर्तमान स्वरूप में जो वेदों को देखते हैं, इनको सबसे पहले ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने, जिन्हें हम वेदव्यास के नाम से भी जानते हैं, ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने पहले से ही मौजूद लेकिन मौखिक रूप से बिखरे हुए ज्ञान अर्थात वेदों को व्यवस्थित करके उसको 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनका संकलन किया, यानी इनको कंपाइल किया। यहां पर एक बात समझिए, ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वेदों की रचना नहीं की, बस उनका संकलन किया, उनको कंपाइल किया, इकट्ठा किया। अब क्योंकि वेदों का संकलन ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने किया, इसीलिए इनका नाम पड़ गया वेदव्यास। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वेदों की रचना नहीं की बल्कि उनको संकलित किया। ऋषि कृष्ण द्वैपायन, नोन एज वेदव्यास, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंपाइल्ड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी वेद पहले से ही एग्जिस्ट करते थे बट स्कैटर्ड, अलग अलग थे भाई, मौखिक रूप से अलग अलग ऋषियों ने अपने गहरे ध्यान में जो बातें सुनी वो अलग अलग थी। बस ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने इनको क्या कर दिया, इनको कंपाइल कर दिया। ही डिवाइडेड देम इनटू 4 पार्ट्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। Thus, महर्षि वेदव्यास did not write the Vedas, he only compiled and arranged them। तो यहां से हमें एक बात और समझ में आती है कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये बात आपको पहले से भी पता होगी। तो आइए अब ये बात जानते हैं कि इतिहास के संदर्भ में, इतिहास को जानने के कॉन्टेक्स्ट में वेद कितने जरूरी हैं। तो इतिहास को जानने के संदर्भ में ये जानना बहुत जरूरी है कि रचना यानी कंपोजिशन और लेखन यानी राइटिंग 2 अलग अलग बातें हैं। वेदों की रचना बहुत पुरानी है लेकिन उन्हें कागज पर उतारने का काम बहुत बाद में हुआ। इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कंपोजिशन एंड राइटिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स। द वेदास वर कंपोज्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो बट दे वर रिटन डाउन मच लेटर। इतिहास के शोध के रूप में वेद प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे शुरुआती लिखित जानकारी देते हैं। द वेदास प्रोवाइड द अर्लीस्ट रिटन इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडिया। और इनमें हमें सबसे पहले वेद ऋग्वेद से हमें आर्यों के परिवार, उनके विवाह की पद्धति, उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी और उनका समाज किन किन कैटेगरीज में, किन किन वर्गों में डिवाइड था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी के बारे में हमें पता चलता है। फ्रॉम द ऋग्वेद वी लर्न अबाउट द फैमिलीज ऑफ आर्यंस, देयर मैरिज कस्टम्स, the status of women in Vedic period, and the rise of social classes such as Brahmins, Kshatriyas, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि साहित्यिक रूप में, इतिहास के स्रोत के रूप में जो वेद हैं वे भारतीय इतिहास की सबसे शुरुआती लिखित जानकारी देते हैं। तो ये तो बात हुई वेदों की। और यदि आपको याद ना हो, आप अभी भूल चुके हो, तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक साहित्य में भी, ब्राह्मण साहित्य में भी वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत ये सभी शामिल होते हैं। तो इनमें से हमने वेद को तो समझ लिया, अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। तो आइए अब जानते हैं हम ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल व्याख्या हैं। दीज आर सिंपल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द वेदास। हुआ ये कि जब वेद लिखे गए तो उन्हें समझना मुश्किल था। दे वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो वेदों को आसानी से समझाने के लिए, उनके नियमों को आसानी से समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विधि, वेदों के मंत्रों का अर्थ विस्तार से समझाया गया है। द ब्राह्मण टेक्स्ट एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग यज्ञास
एंड द मीनिंग्स ऑफ वैदिक मंत्रास। और इन ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना की गई वो संहिताओं की, जो वेदों में संहिताएं हैं उनकी व्याख्या के लिए सरल गद्य में की गई है। आसान भाषा में समझो, वेदों में जो संहिताएं दी गई हैं, अर्थात वेदों में जो काव्य है, जैसे आप जानते हैं कि काव्य को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, गद्य आसानी से समझ में आ जाती है, प्रोज आसानी से समझ में आ जाती है, कहानी के रूप में कोई भी चीज बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाती है। इसी प्रकार वेदों में है संहिताएं, या आसान भाषा में आप ये कह लो उसमें है काव्य पंक्तियां। तो उनकी व्याख्या के लिए सरल गद्य में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, अर्थात प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। आप ये मान लीजिए हर एक वेद तो है काव्य रचना, और उसी काव्य को समझाने के लिए गद्य में जो रचना की गई है वही कहलाता है उस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण, इसी प्रकार यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, अर्थात यजुर्वेद को समझाने वाला ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। सामवेद को समझाने वाला ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनीय ब्राह्मण, और इसी प्रकार अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ये कुछ उदाहरण है ब्राह्मण ग्रंथों के। तो हमने वेदों के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा। इसके बाद आते हैं आरण्यक। ये आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक का मतलब है वन में लिखा गया, रिटन इन द फॉरेस्ट। और ये ग्रंथ दार्शनिक यानी फिलोसफिकल और रहस्यमयी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दीज टेक्स्ट फोकस ऑन फिलोसफिकल एंड मिस्टिकल आइडियाज। इन्हें अक्सर उन ऋषियों द्वारा लिखा गया माना जाता है जो जंगल में ध्यान करते थे। दे आर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बाय सेज हु लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन फॉरेस्ट्स। और ये आरण्यक कर्मकांड से दर्शन की ओर बढ़ते हैं, यानी यज्ञ से सोच विचार की ओर बढ़ते हैं। द आरण्यक्स मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम रिचुअल्स टू फिलोसफी एंड इनर थिंकिंग। जो वेद हैं, वेदों में कर्मकांड से संबंधित चीजें ज्यादा हैं। फिर उन्हीं की सरल व्याख्या के लिए आ गए ब्राह्मण ग्रंथ, जिन्होंने वेदों की सरल व्याख्या की गद्य में, प्रोज में, और फिर उन्हीं से निचोड़ निकाल करके कर्मकांड से हटकर सोच विचार की तरफ, इनर थिंकिंग की तरफ, फिलोसफी की तरफ आगे बढ़ाते हैं आरण्यक। और इस आरण्यक का मतलब होता है वन में लिखा गया। इनको उन ऋषियों ने लिखा है जो जंगलों में रहते थे और वहीं पर ध्यान करते थे। इसके बाद आते हैं उपनिषद। और उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम और सबसे दार्शनिक हिस्सा है, फाइनल एंड मोस्ट फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, टू सिट नियर द गुरु टू गेन नॉलेज। और उपनिषद को ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। उपनिषद क्या कहलाते हैं? पैथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान मार्ग। और इनमें मोक्ष की यानी लिबरेशन की चर्चा है। और उपनिषदों की कुल संख्या है 108। और उपनिषदों को हिंदू दर्शन के स्रोत भी कहा जाता है, द सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। और ये उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, द एंड ऑफ वेदास। इसीलिए इनको हम कहते हैं वेदांत, जहां वेदांत का मतलब क्या है? वेदों का अंत या वेदों का सार। और उपनिषद में कर्मकांड से हटकर ज्ञान और ध्यान पर बल दिया गया है। उपनिषद में फोकस किया गया है नॉलेज पर और मेडिटेशन पर, रादर देन ऑन रिचुअल्स। देखिए, आरण्यकों ने ही कर्मकांड से हटकर दर्शन की ओर बढ़ना सिखाया, और उपनिषद तो कंप्लीटली कर्मकांड से हटकर ज्ञान और ध्यान पर बल देते हैं। और उपनिषदों को हिंदू दर्शन का, हिंदू फिलोसफी का सोर्स कहा जाता है। उपनिषदों के अंदर ही है मोक्ष की चर्चा, लिबरेशन की चर्चा। तो हमने जाने सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद। अब इसके बाद हम बात करेंगे पुराणों की। पुराण क्या होते हैं? पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन कथा या पुराना आख्यान, एंशिएंट स्टोरी या ओल्ड टेल। पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन कथा या पुराना आख्यान। और ये संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं जो वेदों के बहुत बाद में, लगभग 300 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच रचे गए। लेकिन इनमें वैदिक काल से लेकर के गुप्त काल, वैदिक पीरियड से लेकर के जब गुप्ता डायनेस्टी आई तब तक की बातें इनमें शामिल हैं। और ये पुराण वेदों की तरह प्राचीन नहीं है, लेकिन ये उन राजाओं और घटनाओं की वंशावलियों को जानने में बहुत सहायक हैं जिनका उल्लेख वेदों में बहुत विस्तृत रूप से नहीं मिलता है, जिसे वेदों में कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं किया गया है। देखिए, एक बात समझिए, इससे पहले जो मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाई, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, वो चारों तो एक तरफ, और उसके बाद में पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण और महाभारत, ये चारों एक तरफ। जो शुरुआत के चारों हैं वो साहित्यिक संस्कृत में लिखे गए हैं, और जो अब हम यहां से पढ़ रहे हैं पुराण से, ये लौकिक संस्कृत में है। ये लोगों को समझाने के लिए, लौकिक भाषा में, आसान भाषा में। तो कहने का मतलब जो पुराण है वो वेदों की तरह प्राचीन तो नहीं है, लेकिन हमें इनसे राजाओं, उस समय होने वाली घटनाओं, उनकी वंशावलियों, उन सभी का विस्तृत रूप में उल्लेख मिलता है। The Purans are not as ancient as the Vedas, but they are very helpful in understanding the genealogies of kings and historical events that are not fully described in the Vedas. या शॉर्ट में कहें तो ये वैदिक काल और शास्त्रीय काल, यानी जब साहित्य की रचना होने लगी थी, उसके बीच की इतिहास की कड़ी को जोड़ने का काम करते हैं।
हालांकि इसके साथ एक बात और भी है कि प्राचीन इतिहास को जानने के संदर्भ में पुराणों में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ बहुत सारी काल्पनिक कथाएं और धार्मिक उपदेश भी हैं। मैनी इमेजिनरी स्टोरीज एंड रिलीजियस टीचिंग्स, जिससे होता यह है कि शुद्ध ऐतिहासिक जानकारी निकालना मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट प्योर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब इनमें होता यह है कि अलग अलग पुराणों में एक ही राजा या घटना के बारे में अलग अलग मत अर्थात अलग अलग ओपिनियन या अलग अलग तिथियां, अलग अलग डेट हो सकती हैं। और कुल मिला के यदि बात की जाए पुराण हैं कितने, तो पुराणों की संख्या है 18। और ये कुल 18 पुराण इस प्रकार हैं। ये हैं टोटल 18 पुराण, जिनके नाम आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य में पुराणों के बाद आते हैं स्मृति ग्रंथ, स्मृति टेक्स्ट। अब ये स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं? स्मृति ग्रंथ प्राचीन कानून की किताबें हैं, एंशिएंट लॉ बुक्स हैं। इनमें हमें सामाजिक नियम, रीति रिवाज और धार्मिक कानूनी व्यवस्था का विवरण मिलता है। स्मृति ग्रंथों में समाज के नियम क्या क्या हैं, समाज के रीति रिवाज क्या क्या होने चाहिए और समाज की धार्मिक कानूनी व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और स्मृति ग्रंथों को हम प्राचीन भारतीय समाज की हैंडबुक या नियम पुस्तिका यानी रूल बुक मान सकते हैं। स्मृति टेक्स्ट डिस्क्राइब सोशल रूल्स, customs and religious legal systems. स्मृति टेक्स्ट कैन बी सीन एज द हैंडबुक्स और रूल बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है स्मृति। इस स्मृति शब्द का मतलब है याद करके लिखा गया। यहाँ पर जो वर्ड है ये स्मृति, इसका मतलब है रिमेंबर्ड एंड रिटन डाउन, अर्थात ऋषियों ने वेदों के ज्ञान को समझा, याद रखा और फिर उसी ज्ञान के आधार पर इंसानों को धरती पर कैसे जीना चाहिए इसके नियम बनाकर लिख दिए। और जिन ग्रंथों में ये नियम लिखे वही ग्रंथ कहलाए स्मृति ग्रंथ। द सेज अंडरस्टूड द नॉलेज ऑफ वेदास, रिमेंबर्ड इट एंड देन रोट रूल्स बेस्ड ऑन दैट नॉलेज अबाउट हाउ ह्यूमंस शुड लिव ऑन अर्थ। अगर वेद हमें ये बताते हैं कि ईश्वर क्या है, तो हमें स्मृति ग्रंथ बताते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए। इफ वेदास टेल अस व्हाट गॉड इज, द स्मृति टेक्स्ट टेल अस व्हाट ह्यूमन शुड डू। अब यदि स्मृति ग्रंथ की बात की जाए, जो सबसे पुरानी और प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ है वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। तो कहने का मतलब स्मृति ग्रंथ वो ग्रंथ हैं, वो किताबें हैं जिनको आप प्राचीन कानून की किताबें कह सकते हैं, एंशिएंट लॉ बुक्स कह सकते हैं। और इनमें समाज के नियम, समाज के रीति रिवाज और धार्मिक कानूनों के बारे में विवरण लिखा हुआ है। और स्मृति ग्रंथ के बाद आते हैं दो बड़े महाकाव्य, रामायण और महाभारत। वैदिक साहित्य में, यहाँ पर में छूट गया है, वैदिक साहित्य में प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति को समझने के लिए रामायण और महाभारत नाम के दो महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। अब यहाँ बात ध्यान रखने वाली ये है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में मूल रूप से 6000 श्लोक थे। ओरिजिनली रामायण हैड 6000 श्लोक्स। श्लोक को इंग्लिश में वर्ष भी कहते हैं। फिर कालांतर में, यानी जैसे जैसे समय गुजरता गया, ओवर द टाइम, ये 12000 हो गए, विच ओवर टाइम इंक्रीज टू 12000। और फिर बाद में कुछ और समय गुजरा और ये बढ़ करके हो गए 24000 एंड लेटर टू इंक्रीज्ड 24000। अब क्योंकि रामायण में 24000 श्लोक हैं, वर्ष हैं, इसीलिए रामायण को संस्कृत में चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता, क्योंकि इसमें 24000 श्लोक हैं। चतुर्विंशति सहस्त्र का मतलब ही है 24000। और रामायण 7 कांडों में विभाजित है। ये 7 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें जो सबसे पहला सेक्शन है यानी सबसे पहला कांड है वो है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा सुंदरकांड, पांचवा किष्किंधा कांड, छठा युद्ध कांड और सातवां उत्तरकांड। और ये रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारतीय समाज, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, धर्म यानी रिलीजन और संस्कृति यानी कल्चर को समझने का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है। और इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय का राजनीतिक जीवन यानी उस समय राजा, प्रजा और राज्य की व्यवस्था किस प्रकार की थी, उस समय में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था, परिवार व्यवस्था यानी फैमिली स्ट्रक्चर और नैतिक मूल्यों के बारे में भी इससे हमें जानकारी मिलती है। मोरल वैल्यूज के बारे में, उस पीरियड में मोरल वैल्यूज कैसी थी, इसकी भी हमें जानकारी रामायण से मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में धर्म, न्याय और कर्तव्य, रिलीजन, जस्टिस और ड्यूटी की भावना कैसी थी। इसके बाद बात करें महाभारत की, तो महाभारत की रचना की है महर्षि वेदव्यास ने। और महाभारत में शुरुआत में 8800 श्लोक थे, 8800 वर्ष थे और इसका नाम था जय संहिता। फिर बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24000 हो गई और फिर
और बाद में जैसे जैसे समय बढ़ा इसमें श्लोकों की संख्या हो गई 1 लाख। अब क्योंकि इसमें है 1 लाख श्लोक, इसलिए दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है या दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, द लॉन्गेस्ट या कह सकते हैं द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड बन गया। अब क्योंकि महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, इसी कारण इसे शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत से हमें प्राचीन भारत के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, सामाजिक अर्थात सोशल, धार्मिक यानी रिलीजियस और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध की कथा है और इसमें युद्ध के साथ साथ धर्म, नीति, राजनीति, समाज और जीवन के आदर्शों का गहरा चित्रण किया गया है। इट गिव्स ए डीप डिपिक्शन ऑफ धर्म, वेयर धर्म मीन्स ड्यूटी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड आइडियल्स ऑफ लाइफ। और इसी में प्रसिद्ध भगवत गीता का उपदेश भी शामिल है। और महाभारत में कुल मिलाकर के 18 पर्व हुए हैं। ये 18 पर्वों में विभाजित है और ये 18 पर्व कुछ इस प्रकार से हैं। ये हैं कुल मिलाकर के महाभारत के 18 पर्व जो अभी आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इस प्रकार अभी हमने धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य को समझा है। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य की और उसके बाद बात करेंगे जैन साहित्य। आइए अब समझते हैं बौद्ध साहित्य क्या है। अब जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर उसके बाद के कई सौ वर्षों तक के उत्तरी भारत और बिहार में मगध के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी देते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनकी रचना लगभग 600 ईस्वी पूर्व से होना शुरू हुई और उसके बाद भी कई सौ वर्षों तक होती रही। और इन बौद्ध ग्रंथों से जो हमें मुख्य रूप से जानकारी मिलती है वो उत्तर भारत की और बिहार में मगध की प्रमुख रूप से हमें जानकारी मिलती है। आइए अब एक बार प्रमुख बौद्ध साहित्यों को समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रमुख बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक। यह बौद्ध धर्म का आधार है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म। इस त्रिपिटक शब्द का मतलब होता है 3 टोकरियां, 3 बास्केट। और ये बौद्ध धर्म का सबसे पुराना और सबसे मूल ग्रंथ है। ये बौद्ध धर्म का सबसे पुराना और सबसे मूल ग्रंथ है। इससे हमें गौतम बुद्ध के समय से लेकर मौर्य काल तक की जानकारी मिलती है। अब क्योंकि इसका नाम है त्रिपिटक, जहां त्रि का मतलब है 3, तो इस त्रिपिटक में 3 ग्रंथ शामिल हैं। और वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जहां विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के नियम है, रूल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है अभिधम्म पिटक में। तो पहला प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हुआ त्रिपिटक। इसके बाद आती हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं कहानियों का संग्रह हैं, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैं और इनमें गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की लगभग 550 से अधिक कहानियां हैं। द जातक टेल्स आर अ कलेक्शन ऑफ ओवर 550 स्टोरीज अबाउट द पास्ट लिव्स ऑफ गौतम बुद्ध। और इन कहानियों में वे मनुष्य, राजा और यहाँ तक कि पशु के रूप में भी जन्म लेते थे। और इसके अलावा जो बौद्ध साहित्य के उदाहरण हैं वो है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में श्रीलंका, जिसका पुराना नाम था सीलोन, में लिखे गए। दीपवंश में बताया गया है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के बारे में, वहां के राजाओं की वंशावली और सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन है दीपवंश में। और महावंश ग्रंथ में ये दीपवंश से थोड़ा बाद में लिखा गया और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन, अशोक के शासनकाल और श्रीलंका के इतिहास का विस्तार से वर्णन है। तो ये बात हुई बौद्ध साहित्य की। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। इनमें जैन धर्म के सिद्धांत और महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन है। जैन साहित्यों में जैन धर्म के सिद्धांत का और महावीर स्वामी के जीवन का वर्णन है। जैन साहित्य के मुख्य ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जो जैन टेक्स्ट हैं उनको मेनली क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, जिनमें अंग, उपांग आदि शामिल होते हैं। और इसी प्रकार एक जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। इस कल्पसूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया गया है। जैन ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जिनमें जैन धर्म के सिद्धांतों, शिक्षाओं और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। और ये ग्रंथ पाली या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये ज्यादातर प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इनसे प्राचीन भारत के धर्म, समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है, इसलिए ये इतिहास के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। तो ये तो समझा अभी तक हमने धार्मिक साहित्य के बारे में। अब हम बात करेंगे लौकिक साहित्य, या जिसे हम कह सकते हैं गैर धार्मिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। अब यदि बात करें धर्मेतर साहित्य की या लौकिक साहित्य की, तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला ग्रंथ आता है वो है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, और चाणक्य के अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ,
अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। इट डील्स विद पॉलिटिक्स और ये मौर्य काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ मौर्य पीरियड। इसी के बाद एक और ग्रंथ आता है राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का डिस्क्रिप्शन है इसमें। और राजतरंगिणी को लिखा है कल्हण ने। कई बार वेरी शॉर्ट में इसके ऊपर टिप्पणी भी लिखने को आ जाती है कल्हण के ऊपर। और ये कल्हण कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार का कवि था। और कल्हण ने जो लिखी है राजतरंगिणी, इससे कश्मीर के राजवंशों के इतिहास का भी हमें पता चलता है। इसके अलावा धर्मेतर साहित्य में और ग्रंथ आते हैं, जैसे मुद्रा राक्षस। इसे लिखा है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त द्वारा लिखी पुस्तक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है महाभाष्य। इसके रचयिता हैं पतंजलि। और ये पतंजलि कौन थे? ये शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण यानी ग्रीक्स के अटैक की चर्चा है। इसके बाद धर्मेतर साहित्य में एक और उदाहरण लेते हैं विक्रमांक देवचरित। इसकी रचना की थी विल्हण ने। विल्हण के ऊपर भी वेरी शॉर्ट में टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है। और ये विल्हण 11वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, एक फेमस संस्कृत पोएट थे और इतिहासकार यानी हिस्टोरियन थे। और ये कश्मीर के रहने वाले थे। और इनके इस ग्रंथ विक्रमांक देवचरित में पश्चिमी चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य छठे के जीवन और वीरता का वर्णन है। और ये ग्रंथ राजा की प्रशंसा में लिखा गया है, लेकिन इसके माध्यम से हमें उस समय की राजनीति, युद्ध, समाज और संस्कृति की जानकारी भी मिलती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिक्स, वॉर्स, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम। तो इस प्रकार हमने जान लिया धार्मिक साहित्य को भी और धर्मेतर साहित्य को भी। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, विभिन्न देशों के यात्रियों ने भारत आकर यहाँ के बारे में जो कुछ लिखा वह भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अकाउंट्स रिटन बाय ट्रेवलर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हु विजिटेड इंडिया आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जिसमें सबसे पहला जो ग्रंथ हो सकता है वो है इंडिका। इंडिका को लिखा था मेगस्थनीज ने। और ये मेगस्थनीज कौन था? ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये था सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का प्रधान सेनापति। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रधान सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सब कुछ इसी के हाथों में आ गया था, सेल्यूकस निकेटर के। तो ये मेगस्थनीज इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसी मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। ये ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा में लिखी गई थी। और इस इंडिका को मौर्य समाज का दर्पण यानी मिरर ऑफ मौर्यन सोसाइटी भी कहते हैं। इसके बाद जो अगली रचना है वो है फाक्याकी। इसको लिखा था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाले पहले चीनी यात्री फायान ने। इस फायान की पुस्तक का नाम क्या है? फाक्याकी। और ये लगभग 15 वर्षों तक, 15 साल तक भारत में रहा और इसने भारत के बारे में महत्वपूर्ण विवरण दिया। ड्यूरिंग द reign of Chandragupta II, the first Chinese traveler Fayan came to India. His books is called Fakyaki. He stayed in India for 15 years and gave important descriptions about the country. इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण में एक और ग्रंथ शामिल है जिसका नाम है सीयूकी। और इस सीयूकी को लिखा था हेनसोंग ने। और ये हेनसोंग पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये भी एक चीनी यात्री था। और ये लगभग 16 साल तक, 16 वर्षों तक भारत में रहा था। और इसने नालंदा यूनिवर्सिटी से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। स्टडीड बुद्धिज्म एट नालंदा यूनिवर्सिटी। और इसने सीयूकी नामक पुस्तक में भारत का विवरण दिया है। डिस्क्राइब्ड इंडिया इन हिज बुक कॉल्ड सीयूकी। तो कहने का मतलब कुल मिला के हमने साहित्यिक स्रोतों को समझा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। भारतीय ज्ञान प्रणाली का मतलब है हजारों सालों से भारत में विकसित हुआ ज्ञान, विज्ञान, कला और जीवन जीने के सिद्धांत। द इंडियन नॉलेज सिस्टम मीन्स द नॉलेज, साइंस, आर्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग that have developed in India over thousands of years। और ये ज्ञान एक बड़ी नदी की तरह है जो वेदों यानी सबसे पुराने ग्रंथों से निकलती है और हजारों सालों तक बहते हुए फिर गणित, चिकित्सा, राजनीति, कला और दर्शन जैसे हर क्षेत्र को सींचती है, इनकी सिंचाई करती है। ये वो नदी है जिसकी स्टार्टिंग होती है वेदों से और फिर हजारों सालों तक ये बहती रहती है और फिर डेवलपमेंट होता जाता है गणित का, चिकित्सा का, राजनीति का, कला का और दर्शन का। इट इज लाइक अ बिग रिवर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेदास। और वेदास क्या है? द ओल्डेस्ट टेक्स्ट एंड फ्लोज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नर्चरिंग एवरी फील्ड सच एज मैथमेटिक्स, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड फिलोसफी। और भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल किताबों का ज्ञान नहीं है
बल्कि जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का एक संपूर्ण तरीका है। इट इज नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज बट अ कंप्लीट वे टू इम्प्रूव एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। भारतीय ज्ञान प्रणाली का मकसद सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं था, बल्कि व्यक्ति को अच्छे संस्कार, सोच, जीवन जीने की कला और समाज के विकास से जोड़ना था। द एम ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम वॉज नॉट ओनली रीडिंग एंड राइटिंग बट ऑल्सो टू डेवलप अ पर्सन्स गुड वैल्यूज, थिंकिंग, लाइफ स्किल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। उदाहरण के लिए जैसे गुरुकुल में बच्चा पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या सीखता था, वो खेती भी सीखता था, गाय पालन भी सीखता था और जीवन जीने की कला भी सीखता था। फॉर एग्जाम्पल, इन अ गुरुकुल द चाइल्ड लर्नड not only academics but also farming, cattle rearing and art of living। तो ये तो हमने जाना कि प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। अब जानते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली एक दिन में नहीं बनी। द इंडियन नॉलेज सिस्टम वॉज नॉट डेवलप्ड इन अ सिंगल डे। इसका विकास तो इतिहास के अलग अलग चरणों में हुआ। इट इवोल्व्ड ओवर डिफरेंट स्टेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के संदर्भ में भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। In the context of history, the Indian knowledge system includes many ancient religious texts of India। और इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है और ये ग्रंथ निम्नलिखित प्रकार से हैं: वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब याद करिए, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, जब हम पढ़ना शुरू कर रहे थे धार्मिक साहित्य को, तो मैंने वहां बताया था कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में भी इनका यूज है, इनका प्रयोग है। अब आप चाहें तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में अपने उत्तर में इनका वर्णन कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। लेकिन यहां हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का विकास कैसे हो। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है वैदिक काल में, क्योंकि यहां हम सबसे पहले यह जानेंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का विकास वैदिक काल में किस प्रकार हुआ। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है और इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली की नींव पड़ी। द वैदिक पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1500 BC to 600 BC, ड्यूरिंग विच द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम वॉज लेड। और इसमें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसके शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। द 4 वेदास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद आर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ दिस नॉलेज सिस्टम। अब इस वैदिक काल में शुरुआत में ज्ञान मौखिक था, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था। ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं। इन द बिगिनिंग नॉलेज वाज ओरल एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द गुरु डिसिपल ट्रेडिशन। अर्थात वैदिक काल में ज्ञान को लिखा नहीं जाता था, बल्कि बोला और सुना जाता था। इन द वैदिक पीरियड नॉलेज वाज स्पोकन एंड हियर्ड, नॉट रिटन डाउन। और उस समय कागज या किसी लेखन सामग्री का उतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए ज्ञान को याद करके ही आगे बढ़ाया जाता था। एट दैट टाइम पेपर और राइटिंग मटेरियल्स वर नॉट वेल डेवलप्ड, सो नॉलेज वाज प्रिजर्व्ड बाय मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग। देखिए, वैदिक काल का जो ज्ञान था वो एक नदी की तरह था, जो शुरू में तो कर्मकांडों के संकरे रास्ते पर बहती थी। जैसे नदी स्टार्टिंग में बहुत ही नैरो रास्तों से बहती है, तो इसी प्रकार वैदिक काल का ज्ञान शुरू में तो कर्मकांड के रास्ते पर था, लेकिन जब उपनिषद आ गए, अभी हम पीछे समझ के आ चुके हैं, सबसे पहले वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और उपनिषद। और उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत जो फोकस करते हैं ध्यान पर और ज्ञान पर। लेकिन जब उपनिषद आए तो इसने गहरे दार्शनिक चिंतन का रूप ले लिया। द नॉलेज ऑफ द वैदिक पीरियड वॉज लाइक अ रिवर। एट फर्स्ट इट फ्लोड इन अ नैरो पैथ ऑफ रिचुअल्स लाइक यजनास एंड सेरेमनीज, बट व्हेन उपनिषद अपीयर्ड इट टुक द फॉर्म ऑफ डीप फिलोसफिकल थॉट। या आसान शब्दों में कहा जाए तो जैसे जब नदी शुरू होती है तो उसका रास्ता संकीर्ण होता है। When a river begins, its path is narrow। इसी प्रकार वैदिक काल का शुरुआती ज्ञान बहुत सीमित था। Similarly, the initial knowledge of the Vedic period was very limited। आरंभ में ये केवल यज्ञ और कर्मकांड यानी पूजा पाठ पर ही आधारित था। In starting, it was mainly focused on yajnas and rituals यानी worships and ceremonies। जहां हमें स्टार्टिंग के जो 2 वेद थे, जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद, जहां ऋग्वेद में थी स्तुतियां और यजुर्वेद में थे यज्ञ के नियम। ऋग्वेद में तो थी संहिताएं, ऋग्वेद में तो थी संहिताएं यानी वर्सेस, और यजुर्वेद में थे यज्ञ के नियम, जो हमें सिखाते थे कि देवताओं को कैसे खुश किया जाए, कैसे बारिश लाई जाए और कैसे युद्ध जीता जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे यही नदी आगे बढ़ी और एक बड़ी और शांत झील जैसी बन गई। और वो क्या है? वो है उपनिषद। इनमें मुख्य केंद्र बिंदु था, मुख्य फोकस था सोचने और समझने पर, ना कि सिर्फ करने पर। जब उपनिषद आए तो ऋषियों ने पूछा और बताया कि ये दुनिया क्यों बनी, हमारा जन्म क्यों हुआ, मरने के बाद क्या होता है, और ये आत्मा और परमात्मा के
रहस्यों को समझने का प्रयास था। ऋग्वेद एंड यजुर्वेद taught people how to please the gods, bring rain and win wars. Gradually, this knowledge river flowed into a larger and calmer lake. These are the Upanishad. The main focus of Upanishad was thinking and understanding, not just performing rituals. The sages asked questions and give answers like why was the world created, why we born, what happens after death. They try to understand the mysteries of the soul and the supreme reality, like Atman and Paramatma. तो इस प्रकार तो विकास हुआ भारतीय ज्ञान प्रणाली का वैदिक काल में। इसके बाद फिर बात करते हैं महाकाव्य काल या दार्शनिक काल में। तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक के समय में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे गए, जिन्होंने धर्म, नैतिकता और राजा के कर्तव्यों पर जोर दिया। From around 600 BC to 300 BC, epics like Ramayana and Mahabharata were written. These works emphasized dharma, means duty, morality and responsibilities of kings. और इस काल में रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ साथ हिंदू दर्शन के 6 मुख्य स्कूल, हिंदू दर्शन के 6 स्रोत, और वो कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ये विकसित हुए। हिंदू दर्शन के 6 स्रोत हैं, या ये कह सकते हैं भारतीय दर्शन के 6 स्रोत हैं, या 6 मुख्य स्कूल हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे न्याय दर्शन, जैसे यदि आपने पढ़ा हो तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वेदांत, इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, इसके थे बदरायण। तो महाभारत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ साथ ये हिंदू दर्शन भी डेवलप हो गए और ये जीवन, संसार और मुक्ति के बारे में बहुत ही गहरा चिंतन था। इसके बाद बात करते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली का विकास शास्त्रीय या स्वर्ण युग में, यानी यह वह समय था जब भारत ने विज्ञान और कला के क्षेत्र में दुनिया को सबसे ज्यादा ज्ञान दिया। दिस वॉज द टाइम व्हेन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट नॉलेज टू द वर्ल्ड इन साइंस एंड आर्ट्स। जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने शून्य दशमलव प्रणाली और बीजगणित की खोज की। आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्त डिस्कवर्ड जीरो, द डेसिमल सिस्टम एंड अलजेब्रा। और इसके साथ साथ चरक, जो आयुर्वेद के आचार्य थे, और इसके अलावा सुश्रुत, जो शल्य चिकित्सा के विद्वान थे। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। इन्होंने स्वास्थ्य विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चरक रिलेटेड टू आयुर्वेद एंड सुश्रुत रिलेटेड टू सर्जरी टुक हेल्थ साइंस टू न्यू हाइट्स। और इसके अलावा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिखा, जो राजा के लिए शासन चलाने का एक संपूर्ण मार्गदर्शक था। कौटिल्य रोड द अर्थशास्त्र, ए कंप्लीट गाइड फॉर किंग्स ऑन गवर्नेंस। और इसके अलावा तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ज्ञान के बड़े केंद्र थे, जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला एंड नालंदा वर वर्ल्ड फेमस सेंटर्स फॉर लर्निंग, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। तो ये बात रही भारतीय ज्ञान प्रणाली के विकास की। अब बात करते हैं भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशेषताओं की। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जहां सबसे पहली विशेषता है समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच। भारतीय ज्ञान में जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा गया है। लाइफ इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स, बल्कि ये विज्ञान, जहां विज्ञान का मतलब होता है बाहरी दुनिया का ज्ञान, और अध्यात्म यानी अंदर की आत्मा का ज्ञान, इन दोनों को जोड़कर मनुष्य के संपूर्ण विकास पर जोर देती है ये भारतीय ज्ञान प्रणाली। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, ये विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ करके मानव के संपूर्ण विकास पर जोर देती है। इट कंबाइंस साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टू फोकस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। भाई इंडिया का नॉलेज सिस्टम, साइंस तो हो गया नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, और स्पिरिचुअलिटी हो गया नॉलेज ऑफ इनर सेल्फ। इन दोनों को मिला करके ये फोकस करती है पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट पे। अर्थात भारतीय ज्ञान प्रणाली में शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के संतुलित विकास को ही सच्ची शिक्षा माना गया है। इन अदर वर्ड्स, द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल इज कंसिडर्ड ट्रू एजुकेशन। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आयुर्वेद। आयुर्वेद केवल रोगों का इलाज नहीं बताता, बल्कि ये शरीर यानी शारीरिक स्वास्थ्य, मन यानी मानसिक शांति, और आत्मा यानी आध्यात्मिक संतुलन, तीनों के सामंजस्य को स्वास्थ्य का आधार मानता है। आयुर्वेद केवल ये नहीं कहता कि ये लो दवाई, इससे काम हो जाएगा, नहीं। आयुर्वेद का फोकस होता है कि शरीर भी स्वस्थ हो, मन की भी शांति हो और आध्यात्मिक संतुलन भी हो। इन तीनों का सामंजस्य हो, इन तीनों का बैलेंस हो। A good example of Indian knowledge system is Ayurveda. Ayurveda does not only teach how to treat diseases, it considers the harmony of body, or we can say physical health, mind or mental peace, and soul means spiritual balance,
एज द फाउंडेशन ऑफ हेल्थ। जैसे अगर किसी व्यक्ति को तनाव है तो आयुर्वेद केवल दवा नहीं देता। आयुर्वेद डज नॉट गिव ओनली मेडिसिन, बल्कि योग, प्राणायाम और सात्विक आहार की सलाह भी देता है। इट ऑल्सो एडवाइजेस योगा, प्राणायाम एंड सात्विक डाइट। और इसका उद्देश्य सिर्फ शरीर को ठीक करना नहीं है, बल्कि मन को शांत और आत्मा को स्थिर बनाना भी है। द गोल इज नॉट जस्ट टू हील द बॉडी बट ऑल्सो टू काम द माइंड एंड स्टेबलाइज द सोल। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। इट शोज दैट द इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉलोज अ होलिस्टिक अप्रोच, अर्थात जीवन को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के रूप में देखती है, न कि अलग अलग हिस्सों में। मीन्स इट व्यूज लाइफ एज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, नॉट एज सेपरेट पार्ट्स। इसके बाद भारतीय ज्ञान प्रणाली की जो दूसरी विशेषता है वो है गुरु शिष्य परंपरा, गुरु डिसिपल ट्रेडिशन। यह शिक्षा देने का बहुत ही पुराना और खास तरीका था। दिस वॉज अ वेरी एंशिएंट एंड स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग। शिष्य केवल किताबें नहीं पढ़ता था, बल्कि गुरु के साथ रहकर जीवन के संस्कार, आचरण और सच्चाई को भी सीखता था। द डिसिपल डिड नॉट जस्ट स्टडी बुक्स बट लिव्ड विद द गुरु एंड लर्न वैल्यूज, कंडक्ट एंड ट्रूथ। गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक और आदर्श भी होते थे। प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली में द गुरुज वॉज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो गाइड एंड रोल मॉडल। प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली की एक और विशेषता है मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना या पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक अच्छा, जिम्मेदार और नैतिक इंसान बनना था। इसमें धर्म, नीति, करुणा और सत्य जैसे मूल्यों पर जोर दिया जाता था। द एम ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट जस्ट टू गेट ए जॉब और अर्न मनी बट टू बिकम अ गुड, रेस्पॉन्सिबल एंड मॉरल पर्सन। इट एम्फेसाइज्ड वैल्यूज सच एज धर्म, धर्म मीन्स ड्यूटी, एथिक्स, कंपैशन एंड ट्रूथ। तो ये थी भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशेषताएं। तो ये क्लास बस यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी चीजें अच्छी प्रकार से समझ में आई। यदि आपको कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।